हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी ए उज्जवल सर। और दोस्तों, हम सबको पता है जितने भी सी ए इंटर वाले बच्चे हैं सर, उनके एग्ज़ाम बहुत करीब है। ठीक है। और सर, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो एमसीक्यू आपको सही करके आने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब सर, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो सर, हमें पता है हमारे इंस्टीट्यूट आईसीएआई ने एक पूरी बुकलेट निकाली है जहाँ पे उन्हें बहुत सारे एमसीक्यू कवर करे हैं। ठीक है। तो सर, अब दिक्कत ये है सर, टाइम तो बचा है नहीं, तो सर कैसे सारे एमसीक्यू कवर करें कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे? या देखो, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी में तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। सर, उसमें हम क्या करेंगे? देखो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो मैंने एक समरी बनाई है सर। सबसे पहले तो जिसमें मैंने इंक्लूड करा है एक टॉपिक इंडेक्स, कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आईसीएआई ने कौन कौन से क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है सर। उसके बाद हमने एक सेक्शन वाइज भी समरी बनाई है, और सर इसके अलावा हमने क्वेश्चन वाइज भी समरी बनाई है, जहाँ हमने लिखा है सर हर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कवर करा गया है, क्या क्या पूछा गया और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है सर। क्या आप हमें सिर्फ ये पीडीएफ ही दोगे? नहीं, तो मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जैसे जिसमें हर वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे। हम देखेंगे सर उस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करें हैं, उनको रिवाइज करेंगे। अलॉन्ग विद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी। तो अगर आपके पास पूरी बुकलेट सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो आप मेरी रिवीजन सीरीज़ फॉलो करो सर, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो हम कवर करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 24। सर, यहाँ पे आईसीएआई का फोकस है सर डेप्थ के ऊपर। ठीक है, मेन फोकस डेप्थ के ऊपर है। ठीक है। अब सर, क्वेश्चन के सबसे पहले कवर करेंगे समरी के। तो एक बंदा है सर मिस्टर कश्यप, उसने डिस्क्लोज करा नेट प्रॉफिट, और उसने साथ में कुछ डेप्रिसिएशन भी क्लेम करा। सर, कुछ अनपेड टीडीएस है ऑन इंटरेस्ट टूअर रेजिडेंट। उसने कुछ साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा भी करा। तो उन्हें सर सारे काम करे। ठीक है। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो ऐसे ने जज करा है, वो सर जज करा है सर क्या? सर, अगर मैं कोई एसेट है, मुझे कोई एसेट लेनी है, कोई मशीन लेनी है, और अगर मैं इस मशीन को परचेज करने के लिए कोई बैंक से लोन लेता हूँ। ठीक है। अब सर, मैं उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करके चलूँगा। तो सर, इस इंटरेस्ट का क्या होता है? तो सर, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब तक आप एसेट को पुट टू यूज़ करते हो, पुट टू यूज़ वाली डेट तक का जो भी इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होता है। मतलब वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनता है हमेशा। आप उससे कोई अलग सा एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं करते हो इन P&L। पर जितना भी पुट टू यूज़ तक की डेट के बाद वाला इंटरेस्ट होता है सर, वो हम डायरेक्ट P&L में एक्सपेंस क्लेम करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना सर क्या, जो जब आपने एसेट कोई मशीन कोई एसेट परचेज करने के लिए बैंक से लोन लिया, तो जो भी उस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करोगे अप टू पुट टू यूज तक की डेट तक का, वो तो एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा, ऐड होगा। और जितना पुट टू यूज तक की बाद की डेट वाला इंटरेस्ट होगा, वो हमेशा एज एक्सपेंस क्लेम होता है इन P&L। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। तो ये वाला पॉइंट ऐसे ने यहाँ पे जज करा है। अच्छा, एक बार हम पढ़ भी लेते हैं। देखो क्या लिखा है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड attributable to the period before an asset put to use must be capitalized in its actual cost। ठीक है, नॉट क्लेम्ड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। ठीक है सर। अगला पॉइंट जो ऐसे ने कवर करा है सर, वो क्या? सर, इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन 40 था सर, वो क्या कहता है? अगर एक बंदा है, ठीक है, वो बंदा सामने किसी को पेमेंट कर रहा है, ठीक है, और वो किसी रेजिडेंट बंदे को पेमेंट करके चल रहा है, ठीक है। अब सर, इस बंदे को इस पेमेंट के ऊपर टीडीएस काटना था। ठीक है। बायर जो पेयर है, इसे टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करना था। इसने या तो प्रीवियस ईयर में टीडीएस काटा नहीं, बिना काटे पेमेंट कर दी, या इसने प्रीवियस ईयर में टीडीएस काट तो लिया था पर गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया अप टू आरओआई की फाइलिंग डेट तक। तो उस केस के अंदर इस वाले बंदे को सर, जो उसने पेमेंट करी हुई, तो इसके अगेंस्ट कोई एक्सपेंडिचर भी क्लेम करा होगा, तो वो उसका 30% एक्सपेंडिचर इसे डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब इसकी इनकम में ऐड बैक हो जाएगा। और फिर जब ये गवर्नमेंट को टीडीएस जमा करा देगा, तो उस साल हम इसको ये 30% अलाउड कर देंगे। मतलब हर उस साल 30% जितनी भी अमाउंट होगी वो उसकी पीजीबी इनकम में से माइनस कर देंगे। आई होप आपको याद आया। ठीक है, देखो यही मुद्दा था सर क्या, फॉर पेमेंट टू रेजिडेंट वेयर टैक्स वॉज डिडक्टेबल, आपको टीडीएस काटना था बट नॉट डिडक्टेड, या डिडक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई। तो ऐसे केस में 30% ऑफ एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड इन द ईयर ऑफ डिफॉल्ट इफ सच टीडीएस इज डिपॉजिट इन द लेटर ईयर
देन जो जितना भी बैलेंस 30% होता है वो आपको अलाउड हो जाता है जिस साल आप गवर्नमेंट के पास जमा कराते हो। ठीक है सर, इसके बाद जो आईसीआर का फोकस था, ठीक है, वो सर था सर सेक्शन 35 के अंदर। सर सेक्शन 35 में क्या चाहिए थी आपको ये, ठीक है सर, अगर आपको सेक्शन 35 याद हो सर, उसमें क्या था, अगर कोई बंदा साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्चा करता है तो सर वो जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता है फिर जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है उसको 100% जिस साल करेगा उसी साल अलाउड हो जाएगा। पर लैंड अगर कोई परचेज करेगा तो उसके ऊपर खर्चा अलाउड नहीं होगा। सिंपल सी बात थी सर, देखो ये चीज़ थी, एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च चाहे रेवेन्यू हो या कैपिटल हो आपको 100% अलाउड हो जाती है, पर लैंड वाली अलाउड नहीं होती। ठीक है, सिंपल सी बात थी सर। अगला पॉइंट क्या था सर, मुझे आधा एडिशनल टैप मिलता है, तो सर ध्यान रखना एडिशनल टैप अगर तो आप ओल्ड रिजीम लोगे तो आपको अलाउड होता है, पर न्यू रिजीम के अंदर एडिशनल टैप आपको नहीं मिल के चलता है। ठीक है, तो सर इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 24 भी कवर करा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सब बताना ये वीडियो कैसी लगी। ये मेरी एक नई सीरीज़ है जिसमें एक एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जिन बच्चों के पास सर टाइम नहीं है पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का तो एटलीस्ट मेरी वीडियोस देख के उनका सारे ट्रिकी पॉइंट तो कवर हो जाएंगे। और सर कमेंट से बताना कोई फीडबैक हो। सर जो मैंने समरी बनाई है ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो अभी जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो और जो भी फीडबैक हो वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।